नमस्ते दोस्तों। गढ़वाल का नागपुर परगना अपने आप में भौगोलिक, ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। नागपुर परगना अपने अंदर बहुत सारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सूचनाएं सजोए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं पौड़ी गढ़वाल गढ़वाल के नागपुर परगने के बारे में। नागपुर परगना किसी समय में ब्रिटिश गढ़वाल के 12 प्रमुख परगनों में से एक था, और यदि हम उससे और पीछे जाएं तो हमें मालूम पड़ता है कि 52 गढ़ों का काल, पवार काल, परमार काल और उससे पीछे इतिहास में भी इसका इतिहास रहा है। कई सारी धार्मिक आस्थाएं नागपुर परगने के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे कि आप देख भी रहे हैं, उत्तराखंड के मानचित्र में मैंने नीली आभा से नागपुर परगने के बारे में बताया है। तो चलो समझ लेते हैं नागपुर परगना क्या है और इसका क्या ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक धार्मिक महत्व है। देखिए, अगर हम नागपुर परगने को देखें तो ये आज के समय में समस्त रुद्रप्रयाग जिला और चमोली जिले के 2 विकासखंड, जिसमें पोखरी विकासखंड और दसोली विकासखंडों को जोड़ के बनता है। यानी कि चमोली जिले का दसोली विकासखंड और पोखरी विकासखंड इसके अंतर्गत आते हैं और समस्त रुद्रप्रयाग जिला इसके अंदर आता है। नागपुर परगना, नागपुर नाम क्यों पड़ा, नागपुर परगने को नागपुर नाम क्यों बोलते हैं, इसके पहले में जानते हैं। पहले देखिए, नागपुर परगना मैंने जैसे बढ़ाया, गढ़वाल का एक महत्वपूर्ण परगना है और गढ़वाल डिवीजन में ये रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के आसपास दिखाई देता है। इसको नागपुर परगना इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इसका संबंध नागवंश से जोड़ा जाता है, नागवंश, इसीलिए इसको नागपुर परगना बोला गया। वो कैसे? अगर आज के समय में अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी देखें तो नागपुर परगने में गोपेश्वर और तुंगनाथ क्षेत्रों में हमें बुद्धकालीन प्रमाण मिलते हैं। बुद्ध के प्रमाण या फिर इस क्षेत्र के देवालयों में बुद्ध काल के काफी सारी बुद्ध की मूर्तियां और स्तूप देखने को मिलते हैं, जिसके कुछ उदाहरण हम गोपेश्वर, तुंगनाथ मंदिर और केदारनाथ मार्ग में नाला का लघु स्तूप आदि प्रमुख है। यानी कि अगर हम केदारनाथ में आगे बढ़े तो वहां पे नाला का भी एक बुद्ध स्तूप है। तो नागपुर क्षेत्र में हमें बुद्धकालीन प्रतिमाओं के प्रमाण मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि किसी समय में यह क्षेत्र, यहां पे बुद्ध धर्म प्रचलित रहा होगा। दूसरा, इस क्षेत्र में नागवंश के प्रमाण मिलते हैं, जिस कारण इस क्षेत्र को नागपुर बोला गया। क्योंकि अगर हम गोपेश्वर का मंदिर जो है, गोपेश्वर शहर का जो मंदिर है, वहां पे त्रिशूल, शिव का त्रिशूल जो अभिलेख है, उसके ऊपर अभिलेख लिखा हुआ है, उसके ऊपर त्रिशूल के ऊपर 4 नाग राजाओं के नाम लिखे हुए हैं। और वो नाग राजा कौन कौन से हैं? स्कंद नाग, विभु नाग, अंशु नाग और गणपति नाग। ये 4 राजकुमार हुए नागवंश के। और विद्वानों का यह मानना है कि हिमालय के समस्त पर्वतीय क्षेत्रों में किसी समय में नाग जाति के लोगों का वर्चस्व था। और आज भी यदि हम देखें तो जोशीमठ में जो हमारा पांडुकेश्वर मंदिर है, वहां पे शेषनाग की पूजा होती है। ठीक है, जोशीमठ में, जिसके बारे में मैं बता चुका हूं, पैनखंडा के बारे में। तो यदि हम देखें, नाग शब्द का मतलब कई जगह पर्वत भी देखने को मिलता है, पर्वत, तो या फिर वो पर्वतीय वंश रहा हो, परंतु प्रमाणक तो यही कहते हैं कि यहां इस क्षेत्र में नाग देव की पूजा अधिक होती है। इसीलिए नागवंशी राजाओं के कारण इस क्षेत्र को नागपुर कहा गया या नागपुर परगना कहा गया। यहां पे एक गांव है नागनाथ पोखरी, जहां पे आज भी नाग देव की पूजा की जाती है। अब देखिए, नागवंश से जुड़ा हुआ क्षेत्र है,
तो इसीलिए केवल नागवंश से जुड़ा हुआ क्षेत्र नहीं है। यदि हम धार्मिक रूप से भी इसको देखें और समझने का प्रयास करें तो यहां पे पंच केदार, शिवजी जी से या शैव धर्म से जुड़े हुए पंच केदार भी इसी क्षेत्र में है, त्रिजुगी नारायण भी इसी क्षेत्र में है। वो हम इस लेक्चर में बाद में डिस्कस करते हैं अभी आगे जाके। पहले आप इसका इतिहास को समझ लीजिए। तो मैंने बताया यहाँ के इतिहास में दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य हमें मिलते हैं, बौद्धकालीन तथ्य और नागवंशी तथ्य हमको मिलते हैं यहाँ के इतिहास में। और बौद्धकालीन तथ्य भी हमें गोपेश्वर, तुंगनाथ और केदारनाथ के मार्गों में मिलते हैं। गोपेश्वर देवालयों में भी इनके बौद्धकालीन स्तूप मिलते हैं, मंदिर मिलते हैं, वहां पे हमें मूर्तियां दिखाई देती हैं। और नागवंश के प्रमाण भी मैं आपको बता चुका हूं। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से इस परगने को समझने का प्रयास करें तो भौगोलिक दृष्टिकोण इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यह परगना वास्तव में है कहां? देखिए, मंदाकिनी नदी, जो जहां पे मेरा पेन है, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के मध्य के भाग को, यानी कि मंदाकिनी नदी और अलकनंदा के द्वाब को, द्वाब होता है नदियों के बीच का भाग, जिसको हम भूगोल में कभी कभार जल विभाजन भी बोल देते हैं, इंग्लिश में इसको वाटर डिवाइड बोलते हैं, वाटर डिवाइड। इस क्षेत्र को, बीच के क्षेत्र को हम बोलते हैं नागपुर क्षेत्र। यहां पे अलकनंदा जो नदी है दाएं से बहती हुई दिखाई दे रही है और जोशीमठ से ये नीचे उतरती है कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी को पिंडर नदी मिल जाती है और पिंडर नदी और अलकनंदा नदी को बोलते हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग से फिर नदी अक्षांश के समानांतर बहती हुई रुद्रप्रयाग में हमारी मंदाकिनी नदी से मिलती है, मंदाकिनी नदी से। तो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का जहां पे संगम होता है उसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। यहां पे देख भी सकते हैं आप, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र को ही बोला जाता है नागपुर गढ़ या नागपुर परगना। यहां पे आज के समय में हम देख सकते हैं कि रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि, जखोली, ऊखीमठ और आपका दसोली व पोखरी विकासखंड, 5 विकासखंड इस क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो ये देखिए, दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम पर्वतीय दृष्टिकोण से देखें तो सब हमारे उत्तराखंड के ऊंचे पर्वतों में से एक केदारनाथ पर्वत, जिसकी ऊंचाई 6940 मीटर है, इसी क्षेत्र में पाया जाता है। 6940 मीटर ऊंचाई पर है केदारनाथ पर्वत। और ये जो इलाका है, जो नागपुर का इलाका है, इसके उत्तर से तैथिस हिमालय फॉल्ट लाइन, तैथिस हिमालय फॉल्ट लाइन यानी कि ऐसी भ्रंश रेखा जो कि महान हिमालय और तैथिस हिमालय को अलग करती है, वो भ्रंश रेखा इसके उत्तर से जाती है। तो इसके दक्षिण से एमसीटी रेखा जाती है, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट जाती है, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट लाइन, जो कि महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करती है। तो यह जो नागपुर का जो क्षेत्र है पूर्णतः ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है, महान हिमालय का हिस्सा है, जिसको हम इनर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, आंतरिक हिमालय। ऊंची चोटियां इसकी विशेषता है, इसमें काफी सारी ऊंची चोटियां हैं। किसी समय में इस क्षेत्र में उत्तराखंड की लोहे और कॉपर की खानें थी, इनकी कॉपर की खानें हुआ करती थी, लोहे और कॉपर की। तो भूकंपीय दृष्टि से बड़ा ही संवेदनशील क्षेत्र है। और अभी तो मैंने एक न्यूज पढ़ रहा था, उसमें बताया कि इस साल जो है केदारनाथ मार्ग में 12 लाख टूरिस्ट गए हैं, 12 लाख टूरिस्ट का अनुमान है, 12 लाख टूरिस्ट पहुंचे हैं केदारनाथ में। और जियोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव जोन है, उच्च हिमालय का क्षेत्र है। ठीक है, तो आप इसके भूगोल को समझ गए होंगे कि मंदाकिनी और अलकनंदा के बीच का इलाका जो है हमारा, ये जो ग्रेटर हिमालय में सिचुएटेड है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 35,000 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है, इस क्षेत्र में है। इलाका बड़ा फर्जाइल है, इकोलॉजिकल दृष्टि से, पर्यावरण दृष्टि से बड़ा फर्जाइल इलाका है। इसी को हम नागपुर का क्षेत्र बोलते हैं, पौराणिक महत्व का क्षेत्र है। अगर हम इसके धार्मिक महत्व को समझने की कोशिश करें तो धार्मिक महत्व को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इस क्षेत्र के लिए रूट कौन कौन से गए हुए हैं। देखिए, केदारनाथ पहुंचने के लिए, जो केदारनाथ जो सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है हिंदुओं का, उस तक पहुंचने के लिए 2 यात्रा मार्ग यहां पे जाते हैं। एक पहला यात्रा मार्ग तो एनएच हाईवे नंबर 109 का है। हाईवे नंबर 109 का यात्रा मार्ग है जो हमको
पहले देवप्रयाग, श्रीनगर, श्रीनगर से बाद रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से सीधा 109 नंबर हाईवे। हमको पहले रुद्रप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग के बाद अगस्त्यमुनि, अगस्त्यमुनि के बाद गुप्त काशी ले आता है। और गुप्त काशी का नाम गुप्त काशी क्यों पड़ा ये भी समझेंगे। गुप्त काशी ले आता है। अब गुप्त काशी जो है, गुप्त काशी एक मार्ग तो यह है गुप्त काशी, फिर गुप्त काशी से एक मार्ग फिर ऊपर चले गया है सोनप्रयाग, सोनप्रयाग होते हुए गौरीकुंड, और गौरीकुंड से फिर केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा है 12-14 किलोमीटर की। ठीक है, तो इतना तो आप समझ पा रहे हैं। तो दूसरा यात्रा मार्ग जो है वो कुमाऊं की तरफ से अप्रोच होता है, जिसमें हम ग्वालदाम, थराली, कर्णप्रयाग होते हुए, ग्वालदाम, थराली, कर्णप्रयाग होते हुए कर्णप्रयाग से फिर ऊपर जाते हैं चमोली के लिए, और चमोली से हम गोपेश्वर के लिए निकल जाते हैं। चमोली से गोपेश्वर, और गोपेश्वर के लिए हम निकलते हैं तुंगनाथ, और तुंगनाथ से फिर हम ऊखीमठ, और ऊखीमठ से फिर हम निकल जाते हैं हमारा गुप्त काशी के लिए। तो गुप्त काशी एक ऐसी जगह है, जंक्शन पॉइंट है नागपुर में, जहां पे दो रूट आपस में मिल जाते हैं। गुप्त काशी में आपको आना ही है। तो गुप्त काशी ऐसी जगह है जहां पे दोनों रूट आपस में मिलेंगे। अब गुप्त काशी पहुंचने के बाद फिर वही आपको मैं सोनप्रयाग और आपका जो है गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ जाना है। केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई बता दूं, केदारनाथ मंदिर जो है वो लगभग 3,535 मीटर ऊंचाई पर है। कितने ऊंचाई पर है? 3,535 मीटर ऊंचाई पर है केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर की जो ऊंचाई है, केदारनाथ जहां पे मंदिर स्थापित है हमारा, उससे केदारनाथ पर्वत की चोटी, केदारनाथ मंदिर अलग है और केदारनाथ पर्वत की चोटी अलग है, वायु सीधी रेखा में, सीधी वायु रेखा में लगभग 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यानी कि केदारनाथ पर्वत की तलहटी में ही लगभग हमारा केदारनाथ मंदिर है, और उससे 8 किलोमीटर और ऊपर जाएंगे तो केदारनाथ पीक है, माउंट केदार से, जिसकी ऊंचाई मैंने लिख दी है 6,940 मीटर। तो ये दो यात्रा मार्ग हैं इसके, इस क्षेत्र के। और इस क्षेत्र के प्रमुख नगर वो मैं आपको डिस्कस पहले ही कर चुका हूं। इस पेज के मशहूर नगर ये हैं हमारा रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, कर्णप्रयाग, चमोली, गोपेश्वर, तुंगनाथ, ऊखीमठ। ये महत्वपूर्ण जो है नगर है इस क्षेत्र के, कस्बे भी हैं इसमें, कुछ कस्बे हैं। अब ये जो क्षेत्र है धार्मिक महत्व का इतना क्षेत्र है क्योंकि इसमें केदारनाथ मंदिर के साथ साथ अन्य 4 केदार धाम यहां पे उपस्थित है, जैसे कि जिसको हम कई बार पंच केदार भी बोल देते हैं। पंच केदार में हमारे जैसे केदारनाथ, मध्य माहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर के मंदिर इस क्षेत्र में है। इसके साथ साथ यहाँ पे त्रिजुगी नारायण के मंदिर भी है, जहां पे शिव भगवान की शादी हुई थी। तो ये धार्मिक महत्व, इतना धार्मिक महत्व का क्षेत्र क्यों है? नागपुर का तो इतिहास जान लिया आपने, नागपुर का नाम नागपुर क्यों पड़ा? इसका कारण यह है कि इसके पीछे एक मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों को गोत्र हत्या का दोष लगा, तो उस गोत्र हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए पांडव जो हैं हिमालय पर्वतों की ओर और पंच केदार की ओर बढ़े, परंतु शिव भगवान उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। शिव भगवान उनसे नाराज थे और किसी भी हालत में उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो इसी कारण जो है शिव भगवान जो है गुप्त काशी के आसपास छुप गए, गुप्त हो गए। परंतु उन्होंने जो है वृषभ का रूप धारण किया, भैंसे का रूप धारण किया। कई जगह इसको वृषभ लिखा गया है, कई बार इसको भैंसा लिखा गया है, या कई जगह कथाओं में इसको नंदी बोलते हैं। नंदी बैल का रूप धारण कर दिया शिव भगवान ने। परंतु भीम ने उनको पहचान लिया और भीम ने क्या करा कि वो शिव भगवान के पीछे लग गए और उनकी पूंछ पकड़ ली। तो परंतु शिव भगवान उनको दर्शन देना नहीं चाहते थे और शिव भगवान जो है भूमिगत हो गए। शिव भगवान जो है भूमिगत हो गए, और भूमिगत होने के कारण जो है जिस स्थान पे वृषभ यानी कि नंदी का, बैल का पीछे का हिस्सा यानी कि पृष्ठभाग उभरा, उसको केदारनाथ बोला गया। जहां पे वृषभ का पृष्ठभाग उत्पन्न हुआ उसको केदारनाथ बोला गया। जहां पे वृषभ का नाभीय भाग यानी कि पेट का हिस्सा, नाभिक का भाग दिखाई दिया, उसको मध्य माहेश्वर बोला गया। तुंगनाथ उसको बोला गया जहां पे जो शिव भगवान की भुजाएं दिखाई दी, और रुद्रनाथ में शिव भगवान का मुख दिखाई दिया, और कल्पेश्वर में यानी कल्पनाथ में जो कि उर्गम घाटी में है, सुंदर उर्गम घाटी है,
उर्गम घाटी में कल्पेश्वर है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं दसोली परगने के बारे में, आप लिंक में क्लिक करके देख लीजिएगा। उस वहां पे जटाओं की पूजा होती है शिव की। तो इस प्रकार से ये कथा है कि जहां जहां पे जब शिव भूमिगत हुए, पांडवों से को दर्शन ना देने के कारण जो है, उस कारण जो है यहां पे जो है पंच स्थानों में उनके पंच शरीर के अंगों की पूजा होती है। केदारनाथ में पृष्ठ की, मध्य महेश्वर में नाभि की, तुंगनाथ में भुजाओं की, मुख की और जटाओं की भी पूजा होती है। इसके साथ साथ जिस क्षेत्र में शिव, और यह मान्यता है कि जिस क्षेत्र में शिव और पार्वती की शादी हुई थी, त्रिजुगी नारायण, वह भी जो है इसी क्षेत्र में है। और सोनप्रयाग से लगभग 3.5 किलोमीटर ऊपर क्षेत्र में है यह क्षेत्र त्रिजुगी नारायण, जहां पे अखंड ज्योत सदैव जलती रहती है शिव जी की। तो जो लोग हैं हमारे, जो शिव भक्त हैं, जो इस रूट में जब जा रहे हैं, आप लोग समझना चाहते हैं इसको पूरे डायग्राम को, तो मैंने बताया है कि जब सबसे पहले जो पश्चिम जो है, पश्चिम जो में है जो केदारनाथ है, मध्य में, क्योंकि मध्य भाग में मध्य है तो मध्य महेश्वर हो गए, वो नाभिक का भुजा है। तुंगनाथ शिव जी का सबसे ऊंचा मंदिर है, जब लगभग इसकी जो ऊंचाई है 3700 मीटर की ऊंचाई पर ये मंदिर है। रुद्रनाथ सबसे टफ रीजन है, और कल्पेश्वर मैंने बताया महादेव जो है उर्गम घाटी पर है। तो ये तो इस प्रकार से ये यहाँ के जो इतिहास और भूगोल है, इस प्रकार से संस्कृति है नागपुर की। नागपुर में इसके अतिरिक्त जो है, अगर हम पर्यावरणीय समस्याओं के रूप में देखें तो धार्मिक रूप से ये इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां पे रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग जैसे 2 महत्वपूर्ण प्रयाग तो है ही हैं। इसके अतिरिक्त हमारे धार्मिक महत्व के पंच केदार भी यहीं पे हैं, और जो है हमारे जो हो त्रिजुगी नारायण जैसे मंदिर भी हैं, और इसके साथ साथ चौराबारी लेक भी वहां पे है, और 6940 मीटर ऊंचाई में हमारा केदारनाथ पर्वत भी है। आपको 16 जून सन 2013 की घटना याद होगी, जब केदारनाथ क्षेत्र में बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5000 लोगों की जानें गई थी। आज भी इस समय भी 2025 के आसपास सरकार ने 12 लाख टूरिस्ट के इस क्षेत्र में पहुंचने की बात कही है। तो पर्यावरणीय क्षेत्र दृष्टिकोण से जो ये क्षेत्र जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब प्रश्न यहां पे ये उठता है कि क्या ये क्षेत्र इतनी ज्यादा जनसंख्या के दबाव को झेल सकता है कि जो हम इतनी मात्रा में यहां पे अपने टूरिस्ट यहां पे ले जा रहे हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्था कहां होगी, उनके मलमूत्र त्याग वो कहां करेंगे, होटल लॉन्च कहां होंगे। तो रास्ते में हमको कई बार यूट्यूब में ऐसी वीडियो देखने को मिलती है जो कि बहुत दुखद होती हैं। तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जिस प्रकार से टूरिस्ट इस क्षेत्र में जा रहा है, पर्यावरणविदों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। और जाते जाते इस वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं केदारनाथ मंदिर के बारे में। केदारनाथ मंदिर में जो शिवलिंग है, वैसे कहते हैं कि 52 ज्योतिर्लिंग है। हालांकि इस बारे में तो कोई धर्मशास्त्री है वही अच्छी कर सकते हैं, मैं तो इस बारे में ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं है। उनमें एक ही ज्योतिर्लिंग है जो कि शिला रूप में है, ना कि लिंग रूप में। तो यहां पे केदारनाथ जी में जो शिव जी हैं वो शिला रूप में है, यानी कि पत्थर के रूप में है। जो पत्थर त्रिकोणक है, वो पत्थर क्या है, त्रिकोणक है, त्रिकोण आकृति का है। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे जो ज्योतिर्लिंग हैं वो सभी लिंग के रूप में है, वो हमारे शैल या पत्थर के रूप में नहीं है। तो यही, यदि आप जा रहे हैं केदारनाथ तो जरूर जाइए। यात्रा मार्ग मैं आपको बता चुका हूं, पूरी श्रद्धा से जाइए और वहां पे पर्यावरणीय क्षति ना हो, कम से कम पर्यावरणीय क्षति करके अपना दर्शन कीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। यदि मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और इसमें जरूर कमेंट करें, अपने कमेंट जरूर करें, और जिस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्ते, धन्यवाद।